सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज से एक नया सीरीज शुरू कर रहा हूं और ये मेनली है 68 पीपीएससी मेंस क्रैश कोर्स। हालांकि आगे जो भी 69th या 70 की तैयारी कर रहे हो मेंस का, उनके लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये जो मेरा मेनली पर्पस है, जो 68 का मेंस का पेपर 12 मई से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके रिगार्डिंग है। और मेरा ये कोशिश रहेगा कि अगले 20 दिनों में, लगभग कि आपका 20 और 30 अप्रैल तक में, लगभग मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन जीएस पेपर फर्स्ट एंड सेकंड एंड कुछ टॉपिक आपका ऐसे का मैं कवर कर दूं इसी क्रैश कोर्स में। और ये जो लेक्चर जो रहेगा मेनली करंट अफेयर्स बेस्ड रहेगा, क्योंकि जैसा कि आप लोग को पता है कि जीएस पेपर फर्स्ट में अगर हिस्ट्री सेक्शन छोड़ दिया जाए, बाकी करंट अफेयर्स ही हैं। और जीएस पेपर 2 का पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो या साइंस टेक हो, भी कहीं ना कहीं करंट से ही जोड़ के पूछता है। तो मेरा इस सीरीज में ये पर्पस रहेगा कि करंट बेस्ड जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो प्रीवियस जो ट्रेंड रहा है पूछने का, उसके अकॉर्डिंग हम आपको 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर इसी यूट्यूब पर प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये अगले 20 दिन में हो जाएगा। और मेरा प्रयास रहेगा कि पर डे लगभग 5-5 क्वेश्चन टॉपिक वाइज लिया जाए और आपको इसमें पूरा कवर किया जाए। और ये बहुत ही यूजफुल होने वाला, जो कि 68 देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही कम टाइम है। और मेरा प्रयास इस बचे हुए कम टाइम में एक ऐसा आपको बेहतर चीज़ किया जाए जिससे आप अच्छे मार्क्स ला पाएँ। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो मेरा जो लेक्चर होगा, पीडीएफ हालांकि हिंदी में है, लेकिन मैं कुछ चीज़ें टर्म इंग्लिश यूज़ करूँगा। और जिनको पीडीएफ इंग्लिश में चाहिए, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया, A to Z आपको पीडीएफ इंग्लिश में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा मैं एक रोड मैप अपना बता दूं कि मैं कैसे आगे अगले 20 दिन तक इसमें लेक्चर लाऊंगा। तो मेरा पर्पस सिंपल यही है कि जीएस पेपर फर्स्ट और सेकंड का जो करंट बेस्ड जो चीज़ें पूछता है, चाहे पॉलिटी का हो या इकोनॉमिक्स हो या ज्योग्राफी हो या साइंस टेक हो, इन्वायरमेंट हो, सोशल इशू हो या सिक्योरिटी से जुड़ा क्वेश्चन हो, इन सारे एंगल को हम अच्छे से कवर करें। जैसा कि अतुल सर ने कहा है कि क्वेश्चन का चूँकि लेवल ऑब्वियस सी बात अब चेंज रहेगा, कुछ ना कुछ चेंज होगा, तो उसी ध्यान में रखते हुए मेरा ये क्लास रहेगा। और इसमें जो मैं पढ़ाने का मेरा मेनली तरीका होगा, ये इसमें मैं कोशिश करूँगा टॉपिक विथ क्वेश्चन आंसर फॉर्म। जैसे मान लो इसरो है, इसरो का मैं आपको पहले थोड़ा सा बता दूंगा कब बना, क्या क्या इसने काम किया, बाकी प्रीवियस में जितना भी क्वेश्चन पूछा है वो, और जो क्वेश्चन आगे आने वाला होगा, उन सबको मैं यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म कर दूंगा, चीज़ें मैं इसमें कवर कर दूंगा। और ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ साइंस और टेक से। साइंस और टेक से स्टार्ट करने का मेरा मेन इसलिए रीजन रहा क्योंकि ऑलरेडी इस यूट्यूब में, मेरे इस यूट्यूब चैनल पे ना, आपको हिस्ट्री के, पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है मेंस के रिगार्डिंग। साइंस टेक का मेरा एक भी वीडियो नहीं पड़ा, इसलिए साइंस टेक से मैं शुरू करूँ। बहुत सारा का डिमांड भी था कि साइंस टेक नहीं समझ में आ रहा है, तो जिनको साइंस टेक समझ में नहीं आ रहा है, आज से वीडियो देखेंगे। और ये मेरा एग्जाम ओरिएंटेड है, मतलब कि मैं कोशिश करूँगा कि आपको एग्जाम के मोड में ले जाऊँ और आप सीधे डायरेक्ट आंसर लिख पाए, उस तरह से मेरा पढ़ाने का इसमें तरीका रहेगा। उसके बाद कुछ और चीज़ आपसे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ उसमें ये कि मेंस की तैयारी में, चूंकि 68 मेंस बहुत ही नज़दीक है, इस मेंस की तैयारी में ये जो मेरा यूट्यूब चैनल बीपीएससी फाइटर्स है, ये आपको कितना हेल्पफुल करे, क्या हेल्प कर सकता है। तो पहली बात मैं बोलना चाहूँगा, मेरे इस यूट्यूब चैनल पे हिस्ट्री का कंप्लीट वीडियो 28 वीडियो बना हुआ है मेंस के पर्पज से बेस्ड कंटेंट के साथ, आप उसको देख सकते हैं। दूसरा जो है मेंस के रिगार्डिंग आपका पॉलिटी का कंप्लीट वीडियो बना हुआ है, वो भी देख सकते हैं। अप्रॉक्स 50 मॉडल आंसर एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, मेंस मॉडल आंसर, लगभग 50 से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मॉडल आंसर है। आप उसको जरूर देखें, कैसे आंसर लिखा है उससे आपको आ जाएगा समझ में। फिर इसी यूट्यूब चैनल पे 3 मेंस का कैप्सूल वीडियो है, जीएस कैप्सूल वीडियो, उसमें लगभग समझिए कि 100 से ज़्यादा टॉपिक उसमें कवर है, आप उसको भी देख सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2022 से बिहार का वीडियो बना हुआ है, एग्रीकल्चर में का वीडियो भी इकोनॉमिक सेक्शन में बना हुआ। इतना सब आपको मेंस के रिगार्डिंग इस यूट्यूब पर मिल जाएगा। बाकी कई सारे करंट अफेयर्स के वीडियो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो जिनको भी भटक रहे हैं वो उनसे रिक्वेस्ट है, अगर ये अच्छा लगता है आप इसको फॉलो करें। लास्ट भी 67 बहुत लोगों ने फॉलो किया, उनको बहुत फायदा हुआ। उम्मीद है कि आप लोग को भी फायदा होगा, बाकी इच्छा आप लोग की। आज के इस सीरीज में, आज जो मैं इसमें करूँगा, चूँकि ये साइंस टेक में शुरू कर रहा हूँ, साइंस टेक में जो सबसे मोस्ट फेवरेट टॉपिक बीपीएससी का है वो इसरो या स्पेस टेक्नोलॉजी है। तो सबसे पहले आज मैं स्पेस टेक्नोलॉजी के जितने भी चीज़ें हैं उसको कवर करूंगा। फिर इसमें एनर्जी का टॉपिक करूंगा, फिर प्रदूषण, फिर नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ई वेस्ट, एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक, क्योंकि बाढ़ और सूखा में क्या इसका साइंस टेक का यूज है, आपका मेक इन इंडिया में क्या है, आत्मनिर्भर भारत बनने में साइंस टेक क्या यूज है, मतलब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि नदी की समस्या को खत्म करने में साइंस। तो
इसमें जो मेरा जो साइंस जो टेक जो पढ़ाऊंगा मेनली मेरा फोकस होगा कि इस साइंस टेक का एप्लीकेशन क्या है, क्योंकि बीपीएससी का जब आप पेपर उठा के देखिएगा तो वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। तो मैं इस सीरीज में ये कोशिश करूँगा आप इतना एप्लीकेशन में, चाहे एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, पोल्यूशन हो या ह्यूमन स्किल हो, कोई भी चीज़ में कैसे साइंस टेक का आप बेहतर ढंग से प्रयोग कर सकते हैं, उन चीज़ों को मैं आराम से लिखने के लिए इसमें सिखा दूंगा। तो ये है। अब यहाँ पे आइए, आज का जो मैं टॉपिक लिया हूँ, देखिए आज मैं क्या का टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ। इसमें स्पेस टेक्नोलॉजी में आपका इसरो की उपलब्धि, इसरो की आर्थिक सामाजिक में क्या योगदान है, मतलब सोशल इकोनॉमिक में क्या कंट्रीब्यूशन है, फिर गगनयान चंद्रयान काफ़ी चर्चा में रहता है, ये करूँगा। फिर जो प्राइवेट जो सेक्टर जो स्पेस में आ रहा है इसका क्या बेनिफिट है, इसका क्या डिमेरिट है वो देखेंगे, और स्पेस जो पोल्यूशन हो रहा है इसको हम कवर करेंगे। तो इसमें समझिए कि 5-6 क्वेश्चन आपको इसी में हो जाएगा। तो इस वीडियो के बाद आपको इसरो का कहीं भी क्वेश्चन अगर पूछेगा बीपीएससी, तो ये मेरा गारंटी आपका यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस आप इसको लिख लें और मेरा फलाग इसको नोट डाउन अच्छे से कर लीजिए और इसको आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लें, आपका चीज़ें हो जाएगा। बाकी अगर वीडियो का अगर आप स्पीड कम लग रहा हो तो आप स्पीड बढ़ा कर वीडियो को देख सकते हैं। आइए आज का सबसे पहले हम बेसिक ओवरव्यू मारते हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी और इसरो के बारे में, तब इससे पूछा जितना भी क्वेश्चन उसको भी मैं यहाँ पे कवर करने जा रहा हूँ। बाकी जिनको भी पीडीएफ चाहिए, मैं यहाँ पे आपको नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, IAS फिशर्स फाइटर्स, वहाँ जाइए, आपको इसका पूरा का पूरा पीडीएफ जो है ना वहाँ डाउनलोड इसको कर सकते हैं। थोड़ा सा स्पेस टेक्नोलॉजी क्या होता है उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए स्पेस टेक्नोलॉजी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का सिंपल सा मतलब ये है, ये साइंस टेक का एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम जो नेचुरल सैटेलाइट होता है, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है, जो दूर संवेदी जो आपका उपग्रह होता है उसके बारे में, या जितने भी लॉन्च व्हीकल्स होते हैं, जो प्रक्षेपण यान मतलब कि जिसके थ्रू हम जो है ना सैटेलाइट को किसी ऑर्बिट में भेजते हैं, उसके बारे में काफ़ी डिटेल से स्टडी हम करते हैं। और हमारे देश में जो स्पेस टेक्नोलॉजी के जो मामले में जो सबसे बड़ा जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम शॉर्ट में आपको इसरो बोलते हैं। और इसरो की स्थापना लगभग 1960-70 के दशक में आपको हुआ था, और जब से इसकी स्थापना हुई है तब से ये अपने विकास के पथ पे आगे बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ मैं लिखा हूँ, भारत में अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी के उपयोग निर्माण हेतु सरकारी संस्था इसरो इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1969 में हुई थी। भारत के विभिन्न शहरों में इसके इसरो के अलग अलग संस्थान हैं जहाँ पे उपग्रह या उसके प्रक्षेपण यान आदि का डिजाइन किया जाता है। तो एक बार मैं सिंपल बोल देता हूँ कि जो स्पेस टेक्नोलॉजी में सिंपल क्या होता है, कोई भी सैटेलाइट को जो है ना ऑर्बिट में आपको भेजना होता है। ऑर्बिट मेनली जो है ना 3 तरह का होता है, इसमें एक होता है लोअर अर्थ ऑर्बिट, जो कि दूसरा इसमें आपका होता है आपका जियो स्टैटिक ऑर्बिट, एक होता है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो 3 मेनली ऑर्बिट होता है। इस तीनों ऑर्बिट में सैटेलाइट को भेजने के लिए हमको यान चाहिए। मतलब जैसे कि हम मान लीजिए कि हमको कोई कोयला जो है ना दिल्ली से ले जाना है पटना, तो हमको चाहिए क्या, मालगाड़ी चाहिए। तो उसी तरह किसी भी सैटेलाइट को किसी भी ऑर्बिट में, या अर्थ है तो अर्थ से किसी भी ऑर्बिट में सैटेलाइट को भेजने के लिए हमको लॉन्च व्हीकल चाहिए, प्रक्षेपण यान चाहिए। तो इसरो जो है ना कई तरह के यान या लॉन्च व्हीकल्स बनाए, जिसमें कि आपका PSLV, ASLV, GSLV अलग अलग आपका यान है। तो सिंपल सा ये समझिए कि जो इसरो जब से बना हुआ है, इसरो का क्या आखिर कार्यक्रम क्या, उसका कैसे प्रोग्राम है। तो इसको प्रोग्राम को हम मेनली 3 भाग में बांट कर देख सकते हैं। एक जिसमें कि आपका है कि वो उपग्रह बनाया है, सैटेलाइट निर्माण किया है। दूसरा उसका जो है ना प्रक्षेपण यान या लॉन्च व्हीकल्स निर्माण किया, जिसमें कि आपका SLV, ASLV, PSLV, GSLV और अभी कुछ दिन पहले ही रीलॉन्च व्हीकल्स, ये इसको RLV शॉर्ट में बोलते हैं। और एक आपका दूर संवेदी उपग्रह का निर्माण किया। उसके अलावा जो है ना इसरो कई तरह के जो है ना जो बोलते हैं रिसर्च बेस्ड आपका प्रोग्राम भी, प्रोजेक्ट भी शुरू किया, जैसे कि मंगलयान है या चंद्रयान है। ये सब इसरो का क्या है, ये सब आपका है कि रिसर्च करना कि मंगल पे क्या हो रहा है, या जैसे कि आपको पता है गगनयान करने जा रही है या आदित्य L1 करने जा रही है इसरो। ये सब क्या है, इसका ना रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट है। तो इसरो अभी अगर देखेंगे इसका मेनली जो पूरा का पूरा जो जर्नी रहा है, आप इसको 3 भाग में, बाकी 1/4 जो रिसर्च बेस्ड काम करता है उसको भी अलग से करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ शॉर्ट में आप जान लीजिए कि इसरो ने सबसे पहले क्या किया था, जो हल्के टाइप के जो यान या जो लॉन्च व्हीकल इन्होंने बनाया था, जिसका शॉर्ट में था SLV, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये 1980 के डिकेड में बनाया था। फिर एक आया ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसको ASLV क्या किया गया, उसकी का मतलब कि ना ज़्यादा बड़ा रूप था। फिर जो सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका रहा ये PSLV, इसको जो हॉर्स
कहा जाता है इसरो का, तो पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV, इसका निर्माण 1993 में हुआ। देखिए क्या होता है, कोई भी अगर यान होता है उसमें जो है ना आपका लगता है फ्यूल, तो ये जो PSLV है ये मेनली 4 चरणों वाला है यान या रॉकेट है, जिसमें कि पहले और तीसरे चरण में सॉलिड जो है ना फ्यूल डाला जाता है और दूसरे और चौथे में लिक्विड भरा जाता है। यहाँ देखिए आप इसको सिंपल देख सकते हैं, ऐसा कुछ इसका होता है डिजाइन। यहाँ देखिए सॉलिड है, लिक्विड है, फॉर लिक्विड है, ऐसा करके यान होता है। और इसी के जरिए जो है आप इसको लगभग ना 1750 किलोमीटर भार वाले उपग्रह को लगभग 600 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपको भेज सकते हैं। और मैक्सिमम इसरो अपना जो भी प्रोजेक्ट सक्सेसफुली किया इसी के जो थ्रू किया है, जैसे कि PSLV 35 हो गया, ये सब जो इसी तरह। अगला जो इसरो ने जो बनाया वो बनाया जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसको शॉर्ट में GSLV कहते हैं। एक ऐसा रॉकेट है जिससे 2500 kg वेट वाले भी सतह को जो है ना आप जियो स्टैटिक ऑर्बिट में स्थापित कर सकते हैं। यह जो ऑर्बिट होता है पृथ्वी जो है ना आपका 3600 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। तो ये जो है ना GSLV जो है ना जो बनाना इसरो की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। और ये जो GSLV अगर आपको शॉर्ट में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप ये GSLV आपका 3 स्टेप वाला है, इसमें सॉलिड, लिक्विड और एक अलग से इंजन आता है, उसका नाम है क्रायोजेनिक इंजन। तीसरे स्टेप में इसमें लगता है क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है, तो इस पर ध्यान रखिएगा। तो अभी जो है ना इसरो जो है इसी पर जो मेनली फोकस, और एक तीसरा आपका एक चौथा है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। दैट मीन्स कि ऐसा एक लॉन्च व्हीकल जो किसी भी सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेज दे और फिर पृथ्वी पर वापस आ जाए और फिर सब उसको यूज कर पाए। इससे इसरो का काफ़ी अधिक पैसा बचत होगा। अगर क्वेश्चन ये पूछेगा ये जो रियूजेबल लॉन्च व्हीकल्स का क्या फ़ायदा, तो आप इसको ऐसे करके देख। ये 4 आपका जो मेनली आपका यान है, मेनली इसमें आपका PSLV सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी है, GSLV और ये, तो इसी से जो आपको क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। शॉर्ट नोट में पूछे तो आप इतना आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए ये तो हो गया कि भाई इसरो सबसे पहले काम क्या किया कि भाई हम लॉन्च व्हीकल्स बनाएंगे जिससे हम सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे। अगला है अब उसका सैटेलाइट प्रोग्राम, जिसमें कि 1975 में सबसे पहला आपको याद है आर्यभट्ट। उसके बाद जो इसरो का जो सबसे बड़ा जो काम था वो था इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, इसको शॉर्ट में इनसेट कहा गया। ये एक ऐसा सिस्टम था उपग्रह का जिसके जरिए जो हमारे जो घरेलू जो कम्युनिकेशन सिस्टम दूरसंचार प्रणाली को मजबूत करना था, खास करके दूरदर्शन को, आकाशवाणी को चलाना, इनसेट का मेनली आपका जो है ना कार्यक्रम था। अब इनसेट के जरिए देखिए कई अलग अलग जनरेशन के सैटेलाइट लॉन्च किए गए, जिसमें कि इनसेट 1 था, इनसेट 2 था, इनसेट 3 और अभी लेटेस्ट इनसेट 4। और इसी इनसेट 4 को अभी जो है ना मॉडिफाई करके GSAT सब में कन्वर्ट, GSAT 6, 7, 8 में। तो आप सिंपल ये ध्यान रखिएगा जो इनसेट सिस्टम प्रणाली अगर शॉर्ट में अगर लिखने आ जाए तो 1980 के दशक में हम अपने घरेलू चीज़ों को यूज करने के लिए इनसेट प्रणाली इसरो ने शुरू किया, जिसमें कि कई अलग अलग पीढ़ी के जो सैटेलाइट को ऑर्बिट में छोड़ा गया। और लेटेस्ट अभी जो ये आपका GSAT के फॉर्म में चल रहा है। अब यहाँ पे जो इनसेट प्रणाली आपका जो है इसका मेनली क्या यूज किया है, शॉर्ट में अगर क्वेश्चन पूछे देखिए इसका यूज एक तो पहली बात क्या है, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में दूरसंचार का प्रसारण करने में, FM सेवा में, एजुकेशन में, हेल्थ में, टेली एजुकेशन में, टेली मेडिसिन में, दूरस्थ शिक्षा में, फिर गैर फजा मतलब मौसम की जानकारी देने में, प्राकृतिक विपदा की जानकारी और चक्रवात की जानकारी देने में इसको जो है ना प्रयोग किया गया। अभी हाल फिलहाल में जो कुछ जो छोड़ा गया संचार सैटेलाइट है उपग्रह, उसमें आपका है GSAT 19, GSAT 9, GSAT 18, GSAT 6, ये सब नाम है उपग्रह का, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद तो इसरो का जो दूसरा सबसे बड़ा काम था ये इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। देखिए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का सिंपल सा मतलब ये होता है एक ऐसा सैटेलाइट जो किसी ऑब्जेक्ट को बिना टच किए उसके बारे में सारा जानकारी पता करना कि वहाँ क्या है या नहीं, अर्थ के नीचे में कोई कोयला है, कोई रिसोर्स है, इसका पता इसी IRS से चलता है। शॉर्ट नोट पे ध्यान रखिएगा, तो IRS या दूर संवेदी उपग्रह का मतलब है कि लक्षित वस्तु जो टारगेट ऑब्जेक्ट को बिना किसी संपर्क में आए बिना उसके संबंध में जानकारी प्राप्त, अर्थात बिना छुए किसी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त। इसरो के द्वारा कई ऐसे जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भेजा गया है जो पृथ्वी के ऊपर से ही किसी पदार्थ या प्राकृतिक संसाधनों की स्थिति की सटीक जानकारी देता है। ये शॉर्ट में और लॉन्ग में भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक ना। अब यहाँ इसके भी तहत कई अलग अलग जनरेशन के जो है ना सैटेलाइट भेजे, जिसमें कि IRS 1A, B से 1991 के आसपास, फिर ये CDE आया, फिर IRS P6, मतलब कई अलग अलग जनरेशन का। इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आप याद रखिए रिसोर्स सेट 1, 2 है, फिर कार्टो सेट है, फिर ओसोन सेट है। ये ओसोन फिर जो ना जो समुद्र के चीज़ों को करने के लिए किया गया था, तो ये आप
उसे पूछता है, लेकिन फिर भी हाँ एक नॉलेज के लिए कि जो जो IRS के थ्रू भी कई अलग अलग जनरेशन के सैटेलाइट जो इसरो ने क्या किया है, लॉन्च किया है। फिर ओशन सेट है अभी लेटेस्ट में, रिसोर्स सेट 1 2 2 ये सब अभी काम कर रहा है। एक स्केट सेट भी था, ये भी आपका एग्जिस्ट में है। तो ये सब हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछेगा कि दूर संवेदन उपग्रह जो है इसका क्या यूज है। ऑब्वियस सी बात है, इसको अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि मेरा जो मेनली फोकस है कि जो भी स्पेस टेक्नोलॉजी इसका क्या यूज है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इन द डिफरेंट एरिया। तो आपको इसको पहला क्या लिखिए कि एग्रीकल्चर या सॉइल में, ऑब्वियस सी बात है कितना फसल का उत्पादन हुआ उसका हम पहले से फोरकास्टिंग कर सकते हैं। बागवानी का विकास, सूखा बाढ़ कितना आया पता कर सकते हैं। फसलों के कीड़े को पता लगाने में, अगर अभी जैसे कि बाढ़ सूखा कुछ भी आता है तो कैसे पूरे एरिया में अलर्ट कर दिया जाता है, या चक्रवात आता है कैसे पूरे एरिया में अलर्ट, क्योंकि ये इसी की वजह से संभव होता है। तो क्योंकि बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि आप उदाहरण दे के बताइए, तो आप ऐसे जो लिखें। फिर आपको जैव संसाधन या पर्यावरण की संरक्षा करने में, वनों को पता लगाने में, अब कहीं जंगल में आग लग गया कौन पता करेगा, यही पता करेगा। फिर मानचित्र बनाने में, खनिज संसाधन का पता लगाना, जैसे कोयला तेल कहाँ है, चांदी, ये सब पता करना। फिर महासागर में तूफान का पता लगाना, चक्रवात, मौसम का पूर्वानुमान, ग्रामीण विकास, पेयजल मिशन, स्वच्छता अभियान, नगरीय विकास में कैसे कहाँ स्मार्ट सिटी बनना है, कचरा निपटान में। फिर जल संसाधन का बेहतर प्रयोग में, प्राकृतिक संसाधन का गणना करने में, प्राकृतिक आपदा के समय सहायता पर, जलवायु परिवर्तन का पता, इस सब इसका यूज है। इसको यूज पॉइंट वाइज लिख लीजिए, इससे बाहर आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम कुछ इसरो की और भी जो कुछ कार्यक्रम है उसके बारे में आपको अलग तरीके से बता देते हैं, तब हम इसको आगे बढ़े। देखिए, एक सबसे पहला है इसमें IRNSS, इसको बोलते हैं इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट, मतलब इसको हिंदी में भारतीय क्षेत्रीय नौ संचालन उपग्रह प्रणाली। मतलब इसमें ये है, ये इंडिया का GPS प्रणाली। अगर शॉर्ट नोट में आ जाए कि IRNS के बारे में लिखिए, सिंपल लिखना है कि यह एक ऐसा सिस्टम है अमेरिका की GPS प्रणाली पर जो निर्भरता को कम करने के लिए इसरो का स्वयं का ये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम प्रणाली है। इस प्रणाली में कुल 7 उपग्रह लगे हुए हैं, जिसमें जो है ना ये आपका पूरा का पूरा इंडिया का जो है ना सीमा के अतिरिक्त लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी तक कोई भी चीज़ इसको कर सकता है। आप सिंपल इसमें 7 उपग्रह छोड़ा गया है, ये मेरा खुद का GPS प्रणाली है। और यहाँ पे उतना आपको डिटेल नहीं, हम यहाँ डिटेल में लिखा होगा। यहाँ देखिए कई तरह के सैटेलाइट छोड़ा गया। इसके पहला जो ना 2013 में छोड़ा गया, PSLV C-22 से लेके अभी जैसे कि इसमें IRF-1 B C D E F G H I J, एक वो सफल हो गया था। इसमें 8 टोटल मिला कर छोड़ना पड़ता, और ये अलग अलग समय में अलग अलग साल में छोड़ा गया। आप सिंपल ध्यान रखिएगा ये IRNS क्या क्या होता है। अब मेनली इसमें इसको मोदी जी ने इसका नाम दिया नाविक। मोदी जी का क्या नाम दिया है? नाविक। तो क्वेश्चन शॉर्ट में नाविक क्या था? नाविक मतलब वही IRNSS 7 उपग्रह छोड़ा गया है। लगभग 1400 करोड़ करोड़ खर्चा हुआ है, और ये इंडिया का खुद का GPS जो है ना सिस्टम है। अब यहाँ पे है कि ध्यान देने योग्य बात यह है कि इंडिया के पास खुद है, इसके बाद अमेरिका, रशिया सबके पास है। अब इसमें देखिए ये जो GPS है 2 तरह का सेवा देगा, एक तो नागरिकों के लिए, दूसरा सीमित मतलब जो सेना के जो आर्मी लोग जो यूज करता है। अब देखिए अगर जो आपको ओवरऑल पूछेगा IRNS का क्या क्या यूज है, देखिए कितना मैं अलग अलग डायमेंशन में ब्रेक करके लिखा हूँ, उसको ध्यान दीजिए। मेरी बात वायु में देखिए क्या क्या, फ्लाइट मूवमेंट में, फ्लाइट लैंडिंग में, फ्लाइट कंट्रोल करने में, स्थल में देखिए क्या, ट्रैफिक मॉनिटरिंग करने में, PDS सिस्टम में, रेलवे में, रोड एक्सीडेंट में, तटीय सुरक्षा में, समुद्र व्यापार में, जल में, जहाज, पनडुब्बी, समुद्र पारिफिर रोकने, ये सब IRNSS का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, पर्यटन को बढ़ावा देने में, पर्वतारोहण में, आंतरिक नक्सलवाद, नॉर्थ ईस्ट राज्यों में, आतंकवाद को, सर्जिकल स्ट्राइक में, सीमा प्रबंधन में, आपदा प्रबंधन और अन्य में। इतना अगर अलग अलग डायमेंशन लिख देंगे तो नंबर कटने का कोई चांस ही नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। वही फिर से अलग अलग लिख दिया हूँ कि नौवहन करने में, तो इस प्रणाली का उपयोग समुद्री यात्री जहाज, व्यापार जहाज, वायुयान संचालन में किया जा सकता है। समुद्री जो डकैती होता है उसको रोकने में, अदन की खाड़ी से लेकर गुजरने वाले जहाज़ों की डकैती समरिया और डकैत द्वारा किया जाता है, इस पे इसको GPS के जरिए हम रोक सकते हैं। सर्वे के और मानचित्र जगह, अभी देखिए बिहार में जो आपका पता है कि जो मानचित्र जो मैप आप ज़मीन का ऑनलाइन जो पता कर सकते हो, कैसे संभव हुआ है? इसी सब के जरिए संभव हुआ है। फिर आपदा प्रबंधन में लिख सकते हैं, चक्रवात में, फिर सैन्य उपयोग में, कृषि विकास में, पर्वतारोहण में, कई सारे एरिया में इसका जो समुद्री निगरानी आप इसको लिख लेंगे। मतलब इसका मतलब इस प्रकार देखा जाए तो भारत का GPS एक भारत के सामाजिक, आर्थिक, सामरिक विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है। इस प्रणाली के विकसित होने से अमेरिका GPS पे हमारा डिपेंड काफ़ी कम हो जाएगा। इतना आप लिखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। फिर इसरो ने चंद्रयान 1 छोड़ा था कब? 2008 में। बस इसको ध्यान रखिएगा, उपलब्धि में इसको अगर लिखना तो लिख दीजिएगा। चंद्रयान 2 भी जो है ना है। फिर जो है इसका आपका तीसरा उपलब्धि ये है कि मंगलयान, आपको पता है कि 2013 में जो ना
PSLV C-25 से मंगलयान छोड़ा गया था। इसमें 420 करोड़ रुपया खर्चा हुआ था और दुनिया का पहला ऐसा ये यान था जो कि पहली बार मंगलयान पे गया था। ये इसरो की सबसे बड़ी उपलब्धि। चौथी उपलब्धि क्या था? PSLV C-37 से 104 उपग्रह को एक साथ इसरो ने छोड़ दिया था। ये सब पॉइंट याद कर लीजिए। बाकी छठी उपलब्धि है एक स्क्रैमजेट इंजन या क्रायोजेनिक इंजन का विकास इसरो ने किया है काफ़ी सस्ते दामों में। बाकी वही कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स इसरो ने लगभग प्रयोग सफल कर लिया। आज से 3 दिन पहले भी इसके बारे में कुछ रिपोर्ट आया, इसको देख लीजिएगा। बाकी गगन प्रणाली जो है ना, जो वायुसेना के लिए बनाया, ये भी इसका एक बड़ा उपलब्धि है। तो इसका मतलब ये है कि इसका मेन उपलब्धि आप इसको देख सकते हैं। अब जो इसरो इतना काम कर रही है, आखिर इसका क्या योगदान है हमारे देश के सोशल जो प्रगति में, सामूहिक उत्थान। आप देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य, इंटरनेट, प्रशिक्षण, ग्रामीण विकास, कृषि में, ई शासन में, अन्य में। अगर आपको लिखना ही हो जाए तो आप ऐसे अलग अलग डायमेंशन ब्रेक करके लिखेंगे ना तो नंबर ज़्यादा आएगा। तो वही आप इसरो द्वारा जो भी यान हमने किया है उसको दुर्गम इलाकों में हम एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट के एरिया में काम कर रहे हैं। इंटरनेट, मोबाइल क्रांति आई है। इस सेटेलाइट के जरिए हम जो ग्रामीण जनता में को ध्यान में रखते हुए कई तरह के एजुकेशन बेस्ड चीज़ें कर रहे हैं। जैसे एक एजुसेट छोड़ा गया है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं को पहुंचाने के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम ने भूमिका अच्छी निभाई है, जो जिसको हम बोलते हैं टेली मेडिसिन। फिर जो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, बिजली, पानी भी में भी इसका हम बेहतर प्रयोग कर सकते हैं। कृषि के विकास में किसान टेलीविज़न, किसान कॉल सेंटर आदि करते हैं। फिर मौसम का पूर्वानुमान करने में, आपदा प्रबंधन में, राहत बचाव में भी इसका प्रयोग किया जाता है। बाकी ई गवर्नेंस के एरिया में, और इसरो द्वारा युवाओं, महिलाओं के शोध को भी आकर्षित कर रहा है। तो ये इसका हो गया सोशल उत्थान। फिर अगर इसरो का अगर आर्थिक उत्थान अगर लिखा जाए, इसमें क्या क्या लिखे? आर्थिक में देखिए, कृषि में लिखिए, उद्योग में, स्मार्ट सिटी में, समुद्री व्यापार में, पर्यटन में, खनिज में, प्रकाश संसाधन में, आपदा प्रबंधन में, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव विकास में, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, क्योंकि विदेशी उपग्रह को भी इसरो कक्षा में भेज रही है। तो ऐसे करके आप आर्थिक में लिख सकते हैं कि PSLV C-45 ने बहुत सारी चीज़ें किया है। एक ही साथ जो है ना 28 सेटेलाइट को छोड़ा था, अमेरिका का, फिर लुथियानिया का, अभी हाल ही में ब्राज़ील का छोड़ा गया। तो हम इसरो जो है ना कई देशों के उपग्रह को छोड़कर पैसा क्या कर रही है, कमा रही है। तो आप इसको ना आर्थिक क्षेत्र में जो है ना आप ऐसे करके इजिली अलग अलग एरिया में क्या कर सकते हैं, दिखा सकते। अगर मान लीजिए आ जाए ऐसे में कि इसरो की उपलब्धि 50 वर्षों में, आप इसको आराम से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो मैं क्या बोला कि इतना कंटेंट मैं दे दूंगा कि आप GS में यूज कर सकते हैं और आप ऐसे में इजीली यूज कर सकते हैं। अगर स्पेशली क्वेश्चन पूछेगा कि स्पेस टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर या कृषि में क्या प्रयोग है, आप सिंपल क्या लिखिएगा, लगभग 50 या 56% जनता डिपेंड है एग्रीकल्चर पर। GDP लगभग 20% होगा, GDP लगभग 20% योगदान है बिहार में, यही है। और कृषि भारत के ग्रामीण विकास, रोजगार, खाद्यान्न आदि की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, किंतु अभी भी भारतीय किसान या कृषि कई समस्या से ग्रसित है। उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के द्वारा हम कृषि को बेहतर कर सकते हैं। अब देखिए इसका प्रयोग कहाँ कर, शॉर्ट में देखिए, मौसम का क्या करने में, पूर्वानुमान। अगर किसान को ये पता चल जाए कि इस तूफान, बारिश आने वाला है, मौसम ये रहने वाला है, तो ऑब्वियस सी बात पहले सचेत हो जाएंगे। फिर फसल प्रणाली कैसा उसको बताने में, फिर आंकड़ा जुटाने में कितना प्रोडक्शन होने वाला है, कृषि उपज का लगाने में, मौसम अनुकूल कृषि खेती करने में, फसल लोगों की पहचान करने में, मानचित्र मैनेजमेंट करने में, जो ग्राउंड वाटर कितना है उसका पता लगाने में, बेहतर कृषि तकनीक के प्रचार में, कृषि बाजार में और मत्स्य में भी प्रयोग किया जा सकता है। आप इतना एंगल लिख दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। अब इसमें एक बार 63 में क्वेश्चन ये पूछा था कि इसरो के आगामी रोमांचकारी लक्षण क्या है, इसको मतलब लक्ष्य क्या है, लक्षण है, लक्ष्य क्या है। तो पहला चंद्रयान 3 2023 तक छोड़ने का बात किया जा रहा है। आदित्य L1 ये सूर्य के जो है ना वो सतह का अध्ययन करेगा, 2023 तक उम्मीद है छोड़ने का। निसार जो अमेरिका के साथ नाफा बना रहा है, इसका करने का प्लानिंग है। मंगलयान 2 इसरो द्वारा मंगल ग्रह 2023-24 तक में इसको लैंड करने का प्लान है। शुक्रयान 2024 तक इसको करने का जो है ना प्लानिंग है। फिर एक अंतरिक्ष वैधशाला बनने का बात है। फिर गगनयान इसको 23-24 तक छोड़ने का उम्मीद है, आप इसको ले। ये प्रथम मानव युक्त मिशन होगा किसका, इसरो का। फिर ध्यान आप अंतरिक्ष स्टेशन भी खोलने की बात 2023 तक किया जा रहा है। और एक स्पेस विजन इंडिया 2025 है, इसमें भी जो है ना सौर मंडल के प्रत्येक ब्रह्मांड के रहस्य को सुना, तो ऐसा प्रयास किया जा रहा है। तो आप ये जो इसरो के द्वारा किया जा रहा है, इसके आगामी देखिए, इसमें का डेट जो है ना थोड़ा लेटेस्ट डेट देख लीजिएगा, क्योंकि लक्ष्य कोविड की वजह से कई सारा प्रोजेक्ट इसरो का पीछे हो गया है। तो आप इसमें थोड़ा डेट एक बार देख लीजिए, 23-24 जो भी लेटेस्ट आएगा। बाकी ये सब शुक्रयान, मतलब ये सब निसार, मंगलयान 2, शुक्रयान, ये सब इसका इसरो के आगामी क्या है, लक्ष्य है। आप इसको
पॉइंट में लिखें तो आपका चीज़ें इसमें हो जाएगा। फिर चंद्रयान-3 भी इसको लिख दीजिएगा। एक बार बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है कि उपग्रह जो टेक्नोलॉजी है समान व्यक्ति के जीवन स्तर को बढ़ाने में किस प्रकार यूजफुल किया जा सकता है। देखिए, एक आम इंसान का जीवन क्या कहता है, आम इंसान जीवन की खेती करता है, इंडस्ट्री में जाता है, मौसम के साथ जीता है, यही सब में इसका योगदान दिखा दीजिए। घर में टीवी देखता है, मोबाइल करता है, इंटरनेट यूज करता है। एक समान जनजीवन को बेहतर करने में इसरो की क्या भूमिका है, इसके पहले हम जितना बात लिखें अगर वही आप लिख दें तो आपका आंसर आराम से कंप्लीट हो जाएगा। आप इसमें भूमिका सिंपल में क्या लिख सकते हैं कि भाई स्पेस टेक्नोलॉजी जो है ना एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट को भेज कर जो है ना लोगों के लिए कई तरह के कार्य करती है। 1975 से काम शुरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष, मौसम, इस सब में साइंस डीटीएस में लिख सकते हैं। और आप यहाँ अलग अलग चीज़ों को दिखा दिए, जैसे कि कृषि क्षेत्र में क्या है इसका भूमिका, क्योंकि किसानों को फायदा होता है। ई किसान, ई चौपाल, कृषि प्रधान लिख सकते हैं। फिर अवसंरचना, सड़क, रोड, बिजली, पानी बनाने में, यातायात पर जो है ना, फिर आपदा प्रबंधन में, टेली एजुकेशन में, टेलीमेडिसिन में, मोबाइल में, ई कॉमर्स में, अभी जितना भी ऑनलाइन कंपनी है जो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये सब में यूज हो रहा है, नागरिक सेवा, बैंकिंग सेवा, आधार कार्ड, ये सब करने में, रोजगार सृजन में, स्टार्टअप की नई तकनीक को विकसित करने इसका प्रयोग किया जा रहा है। कहने मतलब ये है कि एक आम आदमी जो भी डेली लाइफ में करता है उसमें इसरो की काफ़ी बड़ी भूमिका है। शॉर्ट क्वेश्चन पूछे, लॉन्ग क्वेश्चन पूछे, आप अब इजली इसमें लिख सकते हैं। अभी स्पेस टेक्नोलॉजी सबसे चर्चित मुद्दा एक ये है क्योंकि 2020 में जो है ना मोदी जी ने एक घोषणा किया था कि अंतरिक्ष क्षेत्र में हम निजी कंपनी या निजी लोगों को मतलब कि कंपनी को यहाँ पे लाने का प्रयास करेंगे, एफडीआई बढ़ाने का प्रयास करेंगे ताकि सरकारी जो है उस पर डिपेंडी कम हो सके। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की क्या भूमिका और इससे क्या क्या समस्या आ सकती है। शॉर्ट में, लॉन्ग में सब के तैयार रहिएगा। अगर आपको ऐसे में आ जाएगा इसरो से जुड़ा कोई भी टॉपिक, लेकिन आप यहाँ पे ये बात जब तक नहीं लिखेंगे आपका ऐसे भी कंप्लीट नहीं होगा। आइए तो सिंपल आप भूमिका में क्या लिखें, अंतरिक्ष आधारित अनुप्रयोगों सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी खोली गई है। इसरो इससे अपने रणनीतिक उद्देश्य को पूरा करने में संसाधनों का बचत करके वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाई जा सकती है। उपग्रह आधारित सेवाओं का विस्तार संभव हो सकता है। जियोपॉलिटिक्स उद्देश्यों को पूरा भी किया जा सकता है। निवेश आकर्षित किया जा सकता है, साथ ही नवाचार को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। अभी पूरे दुनिया का जो स्पेस का जो कारोबार लगभग 300 या 400 मिलियन डॉलर के आसपास है, जिसमें कि इंडिया के इसरो का मात्र 2% लगभग 7 से 8 मिलियन डॉलर पर काफ़ी कम है। और इसको आगे 2025-30 तक बढ़ाकर जो है 50 बिलियन डॉलर करने की ज़रूरत है या इसका लक्ष्य है। इसके लिए हमको निजी क्षेत्र की भागीदारी करनी पड़ेगी क्योंकि अमेरिका ऐसे बड़े देशों में स्पेस एक्स जो एलन मस्क की कंपनी है वो काफ़ी काम करे और भी पूरे दुनिया में जो है ना कहीं निजी कंपनी स्पेस के एरिया में आ रही है, इसलिए भारत सरकार भी ऐसा प्रयास कर रही है। अब यहाँ पे अभी इसरो जो है ना या निजी क्षेत्र की भागीदारी हो, इसके लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किया। एक सबसे पहला न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एक कंपनी 2019 में बना है जिसका मेनली इसरो का ये वाणिज्यिक शाखा है, कॉमर्शियल जो इसका ब्रांच है। और इसी ने ब्राजील की अमेजोनिया 1 का उपग्रह का प्रयोग किया था। फिर एक इन स्पेस है, ये 2020 में जो इसका बना है। ये क्यों है कि इसमें अंतरिक्ष क्षेत्र में एक जो सिंगल इंटरफेस सिस्टम है या विंडो है या स्वतंत्र एजेंसी है जो इसमें जो बुनियादी ढांचा कैसे डेवलपमेंट किया जाए उसके लिए इन स्पेस की स्थापना की गई। एक और बना है इंडियन स्पेस एसोसिएशन ISPA, ये औद्योगिक जो निकाय घरेलू और वैश्विक निगमों द्वारा अंतरिक्ष उपग्रह प्रौद्योगिकी में उन्नत क्षमता का विस्तार करना, इसका इस संघ का मेनली काम रहेगा। अब देखिए पूरे दुनिया में एक स्पेस एक्स में बताया आपको एलन मस्क की कंपनी है, वो बहुत सारा उपग्रह छोड़ते रहती है। फिर एक ब्लू ओरिजिन है, अमेजन कंपनी का मालिक जेफ बेजोस का है। अब देखिए अगर ये चुनौती अभी जो नई प्राइवेट कंपनी यहाँ जो आ रही है इसका क्या क्या समस्या क्या होगा। पहला तो ये होगा हितों का टकराव, क्योंकि एक सरकारी कंपनी एक प्राइवेट कंपनी, एकाधिकार वाला रुझान कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनी का हो सकता है। सामाजिक कल्याण गौण हो सकता है क्योंकि प्राइवेट कंपनी तो काम करेगी मुनाफे के लिए ना। फिर कहीं ना कहीं नीति का अभाव है, सीमित तकनीकी प्रगति हो सकता है, कहीं ना कहीं कई तरह का ना फंक्शनल लेवल पे आपको बाधाएं पैदा हो सकती है। लेकिन फ़ायदा भी होगा। फ़ायदा क्या होगा, रिसर्च एंड टेक डेवलपमेंट गतिविधियाँ तेज होगा। इसरो केवल मानव अंतरिक्ष पर ध्यान देगा और भी निजी कंपनी अपना अलग अलग काम करेगी। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उपयोगी प्रसार होगा, छात्र आएंगे, उद्योग लगेंगे इसमें। प्रौद्योगिकी पावर हाउस इंडिया बनेगा, रोजगार सृजन होगा, प्रभावी लागत कम हो सकती है, सफलता दर उच्च हो जाएगा क्योंकि नई कंपनी प्राइवेट कंपनी लगाएगी और FDI भी आएगा। आगे ग्राहक क्या करना
चाहिए, एक दायित्व का अनुपालन कीजिए, इसरो को मिलकर काम करना चाहिए, सुरक्षित काम करना चाहिए, मानकीकरण अच्छा होना चाहिए, स्वतंत्र नियामक एक गठन होना चाहिए, मतलब कि एक भाई कि हाँ ये लोग को देखे, और फिर कुछ ऐसा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी एक लेटेस्ट करना चाहिए, स्टार्टअप को बढ़ावा देना चाहिए। ये सब आप काम करके एफडीआई में सुधार करना चाहिए। तो ऐसे करके जो हम एक बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। ये हो गया आपका निजी क्षेत्र का। अब एक इसको देख लीजिए कि अंतरिक्ष जो मलबा होता है ये क्या है, इसके क्या सोर्स हैं और इसके निपटने हेतु कुछ वैज्ञानिक उपाय। देखिए ये जो मलबा होता है, जो इसको बोलते हैं हम लोग पोल्यूटेड चीज़ें जो स्पेस में होता है, स्पेस जंक। सिंपल सा मतलब ये है कि हम जो अंतरिक्ष में जो भी सैटेलाइट जब यहाँ से जो लॉन्च करते हैं वो कहीं ना कहीं स्पेस में चक्कर काटते रहते हैं, उसी को मतलब मलबा बोलते हैं। तो अंतरिक्ष मलबे में प्राकृतिक उल्कापिंड भी हो सकता है, मानव निर्मित उपग्रह भी हो सकता है। अंतरिक्ष प्रदूषण का अभिप्राय पृथ्वी की कक्षा में पाए जाने वाले निष्क्रिय उपग्रह और उपग्रह के टूटे भाग, कोई भी लॉन्च व्हीकल का कोई भाग, कोई फ्यूल का कोई भाग कक्षा में अनियमित रूप से परिक्रमा कर रहे हैं, जिससे कि दूसरे जो एक्टिव जो सैटेलाइट है उसको दिक्कत पहुंचा सकती है। तो इसका जो है मेनली आप यही ध्यान रखिएगा। इस तरह से आखिर ये कौन कौन से मलबे, इसका सोर्स क्या है, वही नॉन एक्टिव जो आपका जो सैटेलाइट है, उसके बाद एंटी सैटेलाइट जो अभी चाइना ने भी किया, हम लोग भारत ने भी किया, उसके मलबे कहीं ना कहीं तैर रहे हैं। विखंडित मलबा है, कोई ईंधन है या रॉकेट का कोई ऊपरी भाग है या कोई अन्य मलबा कहीं ना कहीं स्पेस में चक्कर लगा रहा है, वही आपका इसका मेनली सोर्स के रूप में काम करता है। अब इस तरह जो अंतरिक्ष मलबे अगर जो स्पेस में चक्कर लगाएंगे तो इससे कई तरह का जोखिम हो सकता है या खतरा हो। जैसे कि पहला खतरा क्या होगा, कक्षा में जोखिम होगा, जैसे कि जो कि अंतरिक्ष मलबे की बढ़ने से कहीं ना कहीं यान खतरा हो जाएगा। फिर आपका जो है ना जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष जो स्टेशन उसको खतरा हो सकता है। वैज्ञानिक जो भी रिसर्च बेस्ड काम होता है उसमें बाधा आ सकती है। फिर लागत में भी वृद्धि हो सकती है और हवाई यात्रा का प्रभाव हो सकता है हवाई यात्रा पर। और अभी हाल ही में चीन अंतरिक्ष यान स्टेशन तियोयांग-1 अपनी कक्षा से बाहर हो गया तथा ताहिती के ऊपर दक्षिण पश्चिम में ये दक्षिण प्रशांत महासागर गिरकर नष्ट हो गया। अगर ये कभी गलती से पृथ्वी पर गिरता तो काफ़ी जान माल की हानि हो सकती थी। अब इसको अंतरिक्ष कचरे से निपटने के क्या उपाय हो सकते हैं। अंतरिक्ष यानों को डिजाइन इस प्रकार किया जाए कि जिससे कम मलबे का निवन हो। निम्न भूकक्षा से गुजरने वाली अंतरिक्ष यान के परित्यक्त चरणों को कक्षा से हटाया जाना चाहिए, जो कि लोअर ऑर्बिट में उसको हटा दिया जाए कुछ टेक्नोलॉजी करके। फिर अंतरिक्ष टीयर की सहायता से छोड़े जाने वाले ऊपरी वायुमंडल के काफ़ी नज़दीक लाया जाए और वायुमंडल में प्रवेश करके उसको जो है नष्ट करने का प्रयास किया जाए। यूके द्वारा क्यूब सेल टेक्नोलॉजी विकसित की गई, जो कि अंतरिक्ष मलबे के चारों ओर विकर्षण क्षेत्र का निर्माण करेगा और उपग्रह के संपर्क में आने से पूर्व उनका मार्ग उसको हटा देगा, मतलब विचलित कर देगा। इसरो द्वारा एक स्वयं का नष्ट करने वाला निर्माण इसरो कर रही है। जापानी स्पेस एजेंसी जाक्सा द्वारा भी अंतरिक्ष मलबे को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। आप ऐसे करके इसको लिख सकते हैं। अब अगर शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आ गया गगनयान के बारे में, गगनयान के बारे में आप लगभग 100 वर्ड में क्या क्या लिखेंगे यहाँ देख लीजिए। गगनयान इसरो का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसको हाल ही मतलब 2023 तक जो इसको छोड़ने का जो मोटा मोटी प्लानिंग है। संस्कृत भाषा का इसका मतलब आकाश में उड़ने वाला यान। तो इसमें ये डेट याद रखिएगा 23 के आसपास। बाकी इसके बाद जब लेटेस्ट कुछ आएगा न्यूज़ के बाद देख लीजिएगा कब इसका फाइनली डेट है। बाकी गगनयान का मतलब बताया दिया, आकाश में उड़ने वाला यान होता है। अब इसमें क्या है, गगनयान कार्यक्रम के अंतर्गत जो निम्न मतलब लोअर ऑर्बिट में जो है ना मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान शुरू करने के लिए स्वदेशी क्षमता के प्रयोग की परिकल्पना की गई है। यह देश की पहली मानव युक्त उड़ान होगी। गगनयान के तहत 3 अंतरिक्ष यानों को कक्षा में भेजा जाएगा, जिसमें कि 2 मानव जिसमें मानव नहीं होंगे और एक मानव युक्त मिशन भेजा जाएगा। इसका जो कुछ शेड्यूल देखिए कुछ ऐसा होगा कि एक तो क्रूज चालक दल होगा, फिर एक सर्विस मॉड्यूल होगा, फिर ये ऑर्बिटल मॉड्यूल होगा। ऐसा कुछ है, अगर डायग्राम नहीं भी बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए इसमें क्या है कि यह मिशन 5 से 7 दिनों के लिए पृथ्वी से 300 से लेकर 400 किलोमीटर की ऊपर निम्न भूकक्षा में पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। गगनयान के लिए GSLV Mk 3 का प्रयोग किया जाएगा। GSLV 3 चरणों वाला एक रॉकेट है, ध्यान रखिएगा। गगनयान के लिए रूस की कंपनी के साथ कुछ ना कुछ एक जो एग्रीमेंट किया गया है, जो कि व्यक्तियों के चिकित्सीय परीक्षण को ये कराएगा। ये सब ध्यान रखिएगा। बाकी गगनयान से संबंधित क्या क्या समस्या है, पहली बात तो प्रतिकूल वातावरण तैयार करना एक बड़ी चुनौती है। गगनयान के लिए अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा वातावरण तैयार करना एक बहुत बड़ा काम है। गुरुत्व केंद्र को भी यहाँ ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो
के कारण गगनयान में मौजूद यात्रियों के हाथ पांव फिर जो है ना उसको प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी अलगाव की संभावना होगा, थकान, ये सब, बाकी विकिरण की भी समस्या होगी। फिर से जब वहाँ चला जाएगा, फिर से वापस आने में कैसे लैंडिंग करेगा, ये बहुत बड़ा जो चीज़ें बन सकता है। मतलब गगनयान जो है एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। अगर ये सफल हो जाएगा तो इंडिया को देखिए क्या क्या लाभ होगा। देश के साइंस टेक का एक बढ़ावा मिलेगा, यह अतिरिक्त मानव संसाधन को विकास करेगा, युवाओं के विज्ञान और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में सामना करने को प्रेरित करेगा, औद्योगिक विकास में सहायक होगा, फिर आंतरिक सहयोग और नीतियों के लिए मार्ग प्रदर्शन प्रदान करेगा, शिक्षा उद्योग में इसका काम होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब चंद्रयान 3 कहीं ना कहीं चंद्रयान 2 का ही एक जो ना आगे का मिशन है। भारत में चंद्रयान मतलब 2008 में छोड़ा गया था। 2008 में चंद्रयान 1 सफल रहा, जबकि 2019 में मिशन चंद्रयान 2 जो है ना मेरा चंद्रमा पर लैंड नहीं कर पाया था, जिसके वजह से असफल रह गया था। अब परंतु इस असफलता से विचलित ना होकर जो है ना इसरो ने पुनः चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की योजना बनाई है। इस मिशन में एक रॉकेट चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतारा जाना है। एक मैं यहाँ ऐसे दिया था, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसरो कई बार अपने कुछ चीज़ों में असफल हुआ, लेकिन वो उनका मन कभी नहीं डुला हिला, वो फिर से लगातार प्रयास किया। आप इसको ऐसे में भी पॉइंट कर सकते हैं। बाकी इसरो 3 के साथ केवल एक मॉडिफाइड लैंडर और रोवर भेजा जाएगा। पृथ्वी के साथ इसके संपर्क को बनाए रखने के लिए चंद्रयान 2 मिशन के ऑर्बिट का प्रयोग किया जाएगा। चंद्रयान 3 के साथ जाने वाले वैज्ञानिक पेलोड शामिल है, लैंडर होगा और रोवर लैंडर होगा, इसको देख लीजिएगा। बाकी शॉर्ट में अगर पूछेगा ना आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक ना। अब इसका जो है ना आखिर ये बात है कि आखिर चंद्र मिशन आखिर क्यों हो जा रहा है, क्यों हम लोग कर रहे हैं। पहला बात आर्थिक है। चंद्रमा पर हीलियम-3 प्रचुर मात्रा में मौजूद है, जबकि पृथ्वी पर यह दुर्लभ है। हीलियम-3 परमाणु संलयन में जो है ना एक बड़ा जो है ना समझ ईंधन है, जो कि आर्थिक मदद करेगा। अंतरिक्ष में किसी सजीव की जीवन प्रक्रिया को समझने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा और पृथ्वी की अतीत एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। इसरो द्वारा चंद्रमा के परीक्षण से वहाँ तापमान, मिट्टी, जलवायु इत्यादि को समझने में सहायता मिलेगी, जो भविष्य के आगे अनुसंधान का काम करेगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि इसरो द्वारा गगनयान और चंद्रयान जो है ना अत्यंत ही महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी मिशन है। इसकी सफलता भविष्य के विज्ञान क्षेत्र पर नए द्वार खोलेगी। आप ऐसा करके लिख सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन मैं अलग से डिस्कस कर देता हूँ। 66 बीपीएससी मेंस में पेपर 2 में क्वेश्चन पूछा था एक, वर्तमान में दूसरे ग्रह मतलब कि दूसरे प्लानेट पे जो है ना जीवन की खोज दुनिया भर के कई सारे देशों के साइंटिस्ट का एक उद्देश्य रहा है। इस उद्देश्य की दिशा में विशेष रूप से 21st सेंचुरी में अंतरिक्ष अनुसंधान खाते भारत में क्या विकास हुआ या क्या विकास किया जाना है, इसके बारे में लिखिए। ऑलरेडी मैं इसका डिस्कस कर दिया। अब इसमें सिंपल आप ये लिखना था कि भूमिका में कि अंतरिक्ष जो स्पेस टेक्नोलॉजी है वो एक अभूत पहल है। इसके लिए दुनिया के कई सारे जो अंतरिक्ष संगठन, चाहे नासा हो, इसरो हो, जाक्सा हो, सब कार्यरत है या कार्य कर रही है। इसी में आपको अमेरिका का 1-2 एग्जाम्पल देना था, जापान का, चीन कई सारा अपना स्पेस में चीज़ें भेज रहा है। इसी के मतलब कि रिगार्डिंग इंडिया का भी कई सारा ऐसा जो सेटेलाइट है जो कि दूसरे उपग्रह मतलब क्या हुआ, ऑब्वियस सी बात है, मंगलयान हो गया, चंद्रयान हो गया, शुक्रयान हो गया, सूर्य पे भेजा जा रहा है। आपको यहाँ पहला इसरो का जो है आपका एक मंगलयान जो 2013 में हमने भेजा था, सफल प्रयोग वो कर लिखना था। चंद्रयान 3 भेजा रहा है, उसको लिखना है। शुक्र मिशन 2024 तक टारगेट है, उसको लिखना था। यही करके और भी आपका 1-2 देशों का एग्जाम्पल लिख के भेजा। लेकिन हाँ, इसके साथ इसमें क्या समस्याएं हैं, वही कि काफ़ी लागत है, हमारे देश में टेक्नोलॉजी की कमी है, मेरे देश में और भी गरीबी, भुखमरी की समस्या है, हम उस पर ध्यान देंगे। ये सब बात लिख के आपको आंसर को ख़त्म करना था। ये हो गया 66 का। एक क्वेश्चन और पूछा था कि एक साथ उपग्रह को भेजने का क्या लाभ है, उसके क्या हानियां हैं। देखिए, अगर एक साथ, जैसे कि आपको पता है कि जो है PSLV 37 के द्वारा जो है इसरो ने एक साथ 104 उपग्रह को भेजा था। इसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा था। देखिए, एक साथ उपग्रह भेजने का आपका पॉजिटिव बात क्या है, इससे इसरो की तकनीकी क्षमता विकसित होगी। अब एक साथ इतना अधिक रिकॉर्ड था, हालांकि रिकॉर्ड बाद में टूट गया,
और ये कहीं ना कहीं भारत को विश्व में एक स्पेस टेक्नोलॉजी अग्रणी देश बनाता है। इसरो को राजस्व की कमाई होता है और धन और समय सबकी इसमें क्या होता है, बचत होता है। ये इसका पॉजिटिव पक्ष हुआ। निगेटिव पक्ष ये हुआ कि इसमें जो है उपग्रह के अंतरिक्ष में टकराने की संभावना ज़्यादा हो, क्योंकि एक साथ इतना भेज टकरा सकता है। अगर प्रयोग असफल हो गया तो काफ़ी जो है पैसा खर्चा हो जाएगा। असफल होने पर जो है कहीं ना कहीं अंतरिक्ष मलबा उत्पन्न हो जाएगा। ये सब बात आप इसका निगेटिव में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये जो लगभग 40-45 मिनट का मैं वीडियो जो बनाया हूँ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है कि आप पहले जहाँ भी पढ़े हो, हमको उससे विशेष कोई मतलब नहीं है, अभी जो पढ़ाया गया आप इसको देखें, आपके लिए कितना बेनिफिट है। क्या आप जाके प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन उठा के देखिए स्पेस टेक्नोलॉजी का, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा सर ये नहीं बना है, तब मैं उसको आराम से आपको उसको भी मैं सॉल्व कर दूंगा। लेकिन मेरे ख्याल से इससे अलावा और भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, और आगे अगर कोई भी अगर क्वेश्चन पूछेगा इससे जोड़ के यही सिमिलर जगह पूछेगा, आप उसको इजीली लिख सकते हैं। और मेरा प्रयास क्या रहा कि कैसे आप शॉर्ट मतलब 100 शब्दों का बताया। चंद्रयान पूछ सकता है, चंद्रयान 3 पूछ सकता है, शुक्र मिशन, आदित्य L1 एक सूर्य की कोरोना सतह जो है उसके लिए भेजा जा रहा है, बता दिया। निजी क्षेत्र को भी शॉर्ट में पूछेगा, ये बता दिया आपको। और अभी अगर जो एग्जाम से पहले अगर कुछ भी इसरो अगर कुछ डेवलपमेंट का काम करती है, कुछ अगर जो लॉन्च कर देते आप उसको देख लीजिएगा, आपका चीज़ें जो है ना बेहतर हो जाएगा। अब जो है ना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो उसमें हम लोग कोशिश करेंगे एनर्जी का जितना भी टॉपिक है, चाहे वो सौर ऊर्जा हो, पवन ऊर्जा हो, परमाणु ऊर्जा, सबके सारे कर देंगे लेटेस्ट डेटा के साथ। अगर उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक एक ही साथ हम कर देंगे, ठीक ना। तो मोटा मोटी 5 वीडियो हम लाएंगे पूरा साइंस टेक में। साइंस टेक में लाने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बाकी इसमें लगातार जिसमें हमको टाइम मिलेगा मैं वीडियो ला दूंगा, डेली लगभग 1 घंटा का मोटा मोटी होगा। तो अभी साइंस टेक करेंगे, फिर हम पॉलिटी का सेशन करेंगे। ऐसे करके करते करते करंट का भी मतलब पॉलिटी में तो पूरा करंट ही कराएंगे, जैसे राजपाल हो गया, हेट स्पीच हो गया, फंडामेंटल राइट का कोई बात है, या राइट टू प्राइवेसी है, या अभिव्यक्ति की आज़ादी है, या इलेक्शन कमीशन है, राजनीतिक अपराधीकरण है, ये सब जो लेटेस्ट जो ट्रेंड में रहा है, और केंद्र संबंध में क्या स्थिति, इन सबको एकदम लेटेस्ट बर्निंग इशू को हम कवर करेंगे। और ये पूरा लेक्चर आएगा। बाकी देखिए जहाँ तक आंसर राइटिंग का प्रोग्राम है, जिनको आंसर राइटिंग प्रोग्राम करना है उनको देखिए उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो आप नीचे देखिए नंबर पे कॉल कर लें। वहाँ पे पर डे 68 के लिए 5 क्वेश्चन का मैं आज ही से शुरू किया हूँ 6 तारीख से, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे जो ना यहाँ पर आपका पूरा वीडियो आ ही जाएगा। लेकिन हाँ आंसर राइटिंग मतलब आपको करना पड़ेगा। ऐसे का भी ऑलरेडी आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है, अगर जुड़ना है तो नीचे नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हैं। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलेंगे। ये वीडियो कोशिश करेंगे पर डे आएगा, 20 दिन लगातार कोशिश करेंगे, 20 गुना 5 तो 100 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट आपका हो जाएगा। कहीं कोई हाँ इसको आप नोट डाउन करें, वीडियो देखें और लगातार आंसर राइटिंग प्रोग्राम पर 68 के सफर में ये वीडियो आपका काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।